Hello, my dear learners. जय श्री श्याम. So as we know, ICI ने हमारे CA Intermediate that is paper number 3 के टैक्सेशन से रिलेटेड MCQ हमें चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट दैट इज May 2024 एंड द अटेम्प्ट्स कमिंग आफ्टर May 2024, राइट. तो चैप्टर वाइज हमारे पास ये MCQ अवेलेबल है. एक एक करके हम हर चैप्टर के MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो चलते हैं हम हमारे MCQ पे. एक एक करके हम सारे MCQs जो है उनको डिस्कस करेंगे. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम? इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, income from fisheries, income from juice center, or income derived from saplings or seedlings grown in a nursery. Now this is a very simple क्वेश्चन जहां पे हमने पढ़ा था. देखो, यूजुअली इनकम जो होती है, एग्रीकल्चर इनकम मतलब बेसिक ऑपरेशंस लैंड पे अंडरटेकन होने चाहिए, बट वहां पर हमने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी दैट वाज एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1A जो बोलता है इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स जो ग्रो हो रहे हैं नर्सरी में, उससे डिराइव्ड होने वाली इनकम भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, irrespective of the fact whether or not the basic operations has been undertaken or land or not. ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन दी दैट इज सैपलिंग्स और सीडलिंग्स जो नर्सरी में ग्रो हो रहे हैं, भले बेसिक ऑपरेशंस लैंड पे कैरी ऑन नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी ये इनकम क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर? वेरी सिंपल वन. ठीक है, सो वी आर ऑन द सिंपल लेवल. इजी MCQs आ रहे हैं. द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड इन. देखो, इनकम टैक्स के रेट्स जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में तो मेंशन्ड होते ही हैं, बट एवरी ईयर बेटा देयर इज अ फाइनेंस एक्ट. तो हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2023 रेलेवेंट है एंड फाइनेंस एक्ट 2023 जो है उसके फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, सो फाइनेंस एक्ट हैज बेसिकली, ठीक है, 4 शेड्यूल, जिसमें जो सबसे पहला शेड्यूल है वो बताता है फाइनेंस एक्ट दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर. जैसे अगर हम फाइनेंस एक्ट 2023 की बात करते हैं, दैट इज 2023 की बात करते हैं, तो वो हमें बताएगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो भी रेलेवेंट रेट्स होंगी टैक्सेशन की वो, राइट. सो rates of income tax are mentioned in Income Tax Act 1961 only, first schedule to the Annual Finance Act, both Income Tax Act and first schedule to the Annual Finance Act, both Income Tax Act 1961 and Income Tax Rules. So we have the correct option कि हमारा जो एक्ट है उसमें तो वो रेट्स मेंशन्ड होती ही हैं, और हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है बेटा, उस फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या हो जाती है? रेट्स वहां पे मेंशन की जाती है, राइट. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर C, राइट. बोथ इनकम टैक्स एक्ट एंड फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंस एक्ट. Moving forward with the next MCQ. Okay, Miss Soumya has 3 farm buildings. ठीक है, 3 farm buildings है बेटा, ठीक है, situated in the immediate vicinity of a rural agricultural land. In previous year 2023-24, she earned rupees 3 lakhs from letting out her farm building 1 for storage of food grains. अब यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, इनके पास बेसिकली 3 फार्म बिल्डिंग्स है, जिसमें प्रीवियस ईयर 23-24 में इन्होंने 3 लाख रुपए में उसको लेट आउट कर दिया है बिल्डिंग 1 को, और उसको फूड ग्रेन्स जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है. ना फूड ग्रेन्स इज बेसिकली अंडरटेकन बाय परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ऑन लैंड. ठीक है, तो ये जो 3 लाख रुपए है ये मैंने कैसे कमाए हैं? मेरा जो बिल्डिंग था उसको मैंने किसी को रेंट कर दिया है, और आगे जिसको रेंट करा है वो उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रहा है. तो ये हमने देखा था कि अगर आपने रेंट किया है और रेंटेड प्रेमाइसेस यूटिलाइज की जा रही है फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है, एंड द सेम वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, राइट.
अब 10 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट हर फार्म बिल्डिंग 2 फॉर स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। यार डेयरी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आते हैं क्या? नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स फॉल इनटू द अलाइड एक्टिविटी, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज के लिए यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी माई एग्रीकल्चर इनकम। And 15 lakh from letting out her farm building 3 for residential purposes of Mr. Sumant, whose food grain produces storage in farm building 1। अरे भाई, जिसको फार्म बिल्डिंग 1 फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए दी गई है, उसको ही फार्म बिल्डिंग 3 रहने के लिए दी गई है, तो रहने के लिए दी गई है तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट अ एग्रीकल्चर इनकम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स? इट्स जस्ट दी 3 लाख रुपीज जो हमें फूड ग्रेन्स को स्टोर करके मिल रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर A nil, option number B 3 lakh, 13 lakh or 18 lakh. So we have the correct option, that is option number B, that is 3 lakh rupees. So you can refer section number 2 clause 1A and section number 10 clause 1, ठीक है। So हम बढ़ जाते हैं आगे हमारे next MCQ पे। What does next MCQ says? Mr. Gupta, HUF in Maharashtra comprises of Mr. Harsh Gupta, his wife Mrs. Nidhi Gupta, his son Deepak Gupta, his daughter-in-law Mrs. Deepti Gupta, his daughter Miss Preeti Gupta and his unmarried brother Mr. Gautam Gupta. Which of the members of HUF are eligible for co-parcenary right? देखो co-parcenary right के लिए जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस फैमिली में बॉर्न हुआ है, जैसे कि जो भी मेल मेंबर्स हैं along with the female members, that is जो डॉटर्स होती हैं, they are all eligible for the co-parcenary rights in the HUF। तो यहाँ पे देखो हमारी जो ये HUF है इसमें मिस्टर हर्ष है, ठीक है, देन उनकी वाइफ है, राइट। नाउ इनके सन है दीपक, ठीक है, एंड उनकी वाइफ है मिसेस दीप्ति, राइट। इनकी ही डॉटर है मिस प्रीति और अनमैरिड ब्रदर है इनका, ठीक है, ये वाइफ है और ये ब्रदर है, ठीक है, दैट इज मिस्टर गौतम। Which of the members of HUF are eligible for co-parcenary right? ना co-parcenary right उस फैमिली में जो बॉर्न होता है उनको मिलते हैं, चाहे वो मेल मेंबर्स हो या फीमेल मेंबर्स हो। तो वाइफ और डॉटर इन लॉ नहीं आती है, दैट मीन्स मिस्टर हर्ष आ जाएंगे, मिस्टर दीपक आ जाएंगे, मिस्टर गौतम आ जाएंगे एंड मिस प्रीति जो उनकी डॉटर हैं वो आ जाएंगी। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शन? ओनली मिस्टर हर्ष गुप्ता, गौतम गुप्ता, दीपक गुप्ता। ओनली मिस्टर हर्ष गुप्ता, गौतम गुप्ता, दीपक गुप्ता एंड मिस प्रीति गुप्ता। Only Mr. Harsh Gupta, Gautam Gupta, Deepak Gupta, Mrs. Nidhi Gupta and Mrs. Deepti Gupta, all the members are co-parceners. No, only the members who are male and the female persons who have born into the family, ठीक है, spouses consider नहीं किए जाते हैं। तो हर्ष गुप्ता, गौतम गुप्ता, दीपक गुप्ता and Miss Preeti Gupta has the co-parcenary rights, right? Only Mr. Harsh, Gautam, Deepak and Miss Preeti, ठीक है, refer Mitashra School of Hindi Law. You can refer this particular. So we have two types of law over here in respect of HUF. Now those two are Dayabaga School of Hindu Law and the second one was Mitashra School of Hindu Law. अब इन दोनों में difference क्या था? So Dayabaga School of Hindu Law is basically applicable in the West Bengal and the Assam region, and Mitashra School of Hindi Law is applicable in rest part of India. तो यहाँ पर तो क्या होता है, दयाबागा में आप कोपार्सनरी राइट्स आपको तब मिलते हैं, कोपार्सनरी राइट्स आर ट्रांसफर्ड ओनली बाय सक्सेशन। दैट मीन्स जो पेरेंट्स हैं, दैट इज फादर है, अगर ही इज अलाइव, अंटिल एंड अनलेस ही इज अलाइव, चिल्ड्रंस आर नॉट दी कोपार्सनरी, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज द पर्सन हु आर पेरेंट्स, दैट इज फादर है, उनके ब्रदर्स हैं, उन्हीं के पास कोपार्सनरी राइट होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, फिर चिल्ड्रन के पास वो राइट्स ट्रांसफर होके आते हैं बाय वे ऑफ सक्सेशन। जबकि मिताश्रा जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, यहां पर जैसे ही आप उस फैमिली में बॉर्न हो जाते हैं, ठीक है,
The moment you are born, whether you are a male person or you are a female person, you get the co-partnership rights. So ये basic सा difference था दोनों school of Hindu law में. So Daya Baga applicable on West Bengal and Assam, and Mitashra applicable on rest part of the India. Right? Moving on with the next MCQ. देखते हैं क्या बोल रहा है. For assessment year 24-25, Mr. Hari, a resident Indian, earns income of rupees 10 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in India. Now, सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स कहाँ पे ग्रो किए गए हैं, इंडिया में किए गए हैं. इसके लिए हमारा रूल 7A एप्लीकेबल होता है बेटा. और रूल कहता है जितनी भी इनकम डिराइव हो रही है उसका 65% मेरा एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, एंड रिमेनिंग 35% इज दी बिजनेस इनकम. तो ये 10 लाख रुपए में से बेटा 6,50,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे बिकॉज इट इज एग्रीकल्चर इनकम, एंड remaining 3,50,000 would be what? It would be my business income, right? And rupees 15 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in Malaysia. Okay, देखो यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स देख के कहते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे भी रूल 7A लगेगा एंड वी हैव टू बाइफिकेट 65:35. नो, क्या ये प्लांट्स जो रबर प्लांट्स है वो इंडिया में ग्रोन हो रहे हैं? नहीं, दीज आर बीइंग ग्रोन इन मलेशिया. सो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम में डिवाइड नहीं होगी. इंटायर इनकम वुड बी my what? Business income. So what would be his business income chargeable to tax in India, assuming he has no other business income? So it is 3.5 lakh plus 15 lakh together, giving me 18,50,000 rupees as my business income. So 3,50,000, 4 lakh, 8,75,000 and 18,50,000. So we have the correct option, that is 18,50,000 rupees. Right, so you can refer rule 7A for that particular reason. Right, chalo. The next part is we are jumping on to the medium level MCQs, and हमारा जो question है वो क्या कह रहा है. For assessment year that is 24-25, Mr. राजेश एक resident Indian है. ये earn कर रहे हैं 12 lakh from sale of coffee grown and cured in India. Okay, तो यहाँ पे ना कॉफी आ गई है, मतलब रूल 7B को टारगेट किया जा रहा है. रूल 7B क्या कहता है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इनकम दैट इज जनरेटिंग फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड, तो उससे होने वाली इनकम 75% जो है मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती है एंड 25% जो है बिजनेस इनकम होती है. बट इफ आई एम परफॉर्मिंग ऑल द 4 स्टेप्स इन कंसर्न ऑफ कॉफी, दैट इज मैं ग्रो भी कर रही हूँ, क्योर भी कर रही हूँ, रोस्ट भी कर रही हूँ, ग्राउंड भी कर रही हूँ, चारों एक्टिविटीज मैं कर रही हूँ, तो 60% वुड बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% वुड बी माई बिजनेस इनकम. सो यहाँ पे मिस्टर राजेश जो है 12 लाख अर्न कर रहे हैं फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया. सो ये 12 लाख रुपीस को यू हैव टू अपोर्शन इनटू 75:25. और उनके फ्रेंड है मिस्टर गणेश जो कि रेसिडेंट इंडियन है, अर्न्स इनकम ऑफ रुपीज 25 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, cured, roasted and grounded by him in India. What would be the business income chargeable to tax in India of Mr. Rajesh and Mr. Ganesh? तो देखो 12 लाख रुपीस को when I'm apportioning, ठीक है, ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10 क्लॉज 1 में, एंड 25% इज ओनली माई बिजनेस इनकम. सो मैं सीधा 12 लाख का आई एम डायरेक्टली कैलकुलेटिंग 12 लाख का 25%, दैट इज 3 लाख रुपीस. तो राजेश के हाथ में 3 लाख रुपए हो जाएंगे. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 25 लाख, ठीक है, इन हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश, सो 60% इज एग्रीकल्चर इनकम विच वुड बेसिकली बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, एंड 40% जो है वो मेरी बिजनेस इनकम आ जाएगी. राइट, तो 25 लाख का 40% अगर मैं चेक करूं, सो दैट इज 10 lakh rupees. Right, so the correct option that we have here is option number B, जहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मिस्टर राजेश के हाथ में बिजनेस इनकम 25% के हिसाब से 12 लाख पे 3 लाख रुपए, और मिस्टर गणेश के हाथ में 40% के हिसाब से जो बिजनेस इनकम आएगी दैट वुड बी 10 lakh rupees. Is this clear? So हमारा ऑप्शन नंबर B is the right answer. You can refer the rule, that is 7B.
इज दिस क्लियर? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट MCQ. Now, which of the following statement is or are true in respect of taxability of agriculture income under Income Tax Act 1961? आप बताइए कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में कौन कौन सी बातें जो है वो यहाँ पर सही हैं. So income derived from saplings or seedlings grown in a nursery is agriculture income exempt from tax. जी हाँ, हमने देखा था explanation 3 to section number 2 clause 1 क्लियरली बताता है इनकम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स की जो नर्सरी में ग्रो हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर इनकम है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता whether the basic operations were carried out on land or not. ठीक है. 60% of dividend received from shares held in a tea company is agriculture income. नो ठीक है. अगर आपका जो शेयर्स हैं किसी टी कंपनी में है और उस टी कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसका 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा. एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होता है. डिविडेंड इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम पढ़कर आ रहे हैं. भले जिस कंपनी से मिल रहा है वो कंपनी भले इंगेज्ड होगी आगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, बट डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में IFOS हेड में टैक्सेबल होता है. While computing income tax liability of assessee aged 50 years, agriculture income is required to be added to the total income only if net agriculture income for the previous year exceeds 5,000 and total income including net agriculture income exceeds basic exemption limit. See, देखो हमने देखा था individuals, HUF, AOP, BY इनके केसेस में हमने एक पार्ट पढ़ा था दैट इज पार्शियल इंटीग्रेशन वाला, जहां पे अगर इनकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम दैट एक्सीड्स, ठीक है, 5,000 रुपीज एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो होती है दैट शुड एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. नॉन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, दिस वुड बी एक्सक्लूडिंग. जहां पे हमने देखा था कि आप टैक्स कैसे करोगे, पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करोगे. पार्शियल इंटीग्रेशन किया जाता है, आप एक बार लेते हो अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस लेते हो एग्रीकल्चर इनकम और इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हो. एक बार लेते हो आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हो. दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज बेसिकली नेट टैक्स पेबल, राइट. सो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडिंग. Option 4, while computing income tax liability of an assessee जिनकी age 50 years है, agriculture income is required to be added to the total income only if net agriculture income जो है 5,000 से ज्यादा है. total income, okay, here we have excluding net agriculture income exceeds basic exemption limit. That means option number 2 और 3 दोनों गलत है, तो option number 1 and option number 4 is the correct answer. So we can clearly see we have option number C that is saying कि point number 1 and point number 4 जो है वो correct है in context of taxability of agriculture income. So option number C 1 and 4 refer section 2 clause 1A and partial integration of agriculture income with non agriculture income. तो ये जो पूरा स्टेप था partial integration का वो भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था. Let's move on with the next question. Okay. Mr. Raman, aged 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for investments of rupees 7 lakh not recorded in books of accounts. Okay. What shall be the tax payable by him on the value of such investment considered to be deemed income as per section 69? अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एक तो है सेक्शन नंबर 69 बेटा और एक है सेक्शन नंबर 69B. नाउ सेक्शन नंबर 69 क्लियरली स्पीक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है. जबकि 69 भी आप इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड तो कर रहे हो बट फुल्ली डिस्क्लोज्ड नहीं कर रहे हो, और एनी असेसी हु इज फाउंड टू बी द ओनर in respect of any bullion, any jewelry which is not basically fully disclosed in the books of accounts, right.
तो दैट वाज ऑल अबाउट 69B। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है जो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए, दैट मीन्स सेक्शन 69 की बात कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन है, बट यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया है। एंड वी हैव अंडरस्टूड वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 115BBE, जो बोलता है अगर असेसी जिसके इन्वेस्टमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज्ड नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट्स जो है असेसिंग ऑफिसर के सामने आ जाते हैं और असेसी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो वो इनकम डीम्ड इनकम मान ली जाती है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 115BBE वो इनकम फ्लैट 60% की रेट से टैक्सेबल होती है, उसमें फ्लैट 25% सरचार्ज ऐड करते हैं, फ्लैट 4% सेस ऐड करते हैं, तो इफेक्टिव रेट 78% आ जाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डीम्ड इनकम कितनी होगी, दैट इज व्हाट शैल बी द टैक्स पेबल ऑन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डीम्ड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट है, डायरेक्टली 7 लाख का 78% कर देते हैं। So 7 lakh at the rate of 78%. So that is 5,46,000 rupees. क्या बोला मैंने, 5,46,000 rupees. Is this point clear? तो हमारा ऑप्शन 5,46,000 रेफर सेक्शन 115BBE। सो देखो एक एक चीज जो हमने पढ़ी थी, हर चीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। नेक्स्ट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग situated in the immediate vicinity of an agricultural land not assessed to land revenue would be treated as agriculture income if such land is situated in। देखो हमने ना ये पढ़ा था कि भाई इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर लैंड क्या है वो नहीं एक्सप्लेन है, बट अर्बन एरिया अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं तो जो बच जाता है दैट इज रूरल एरिया, और रूरल एरिया में लोकेटेड जो भी लैंड होता है दैट इज बेसिकली रूरल एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फार्म बिल्डिंग जो सिचुएटेड है इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड जो कि असेस नहीं हो रहा है लैंड रेवेन्यू को, वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर आपको देखना था कि भाई ऐसा एरिया जहां की म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड के 2 किलोमीटर तक के एरिया में जहां का पॉपुलेशन एक्सीड करता है 10,000 से, ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन जो है एक्सीड करता है 2 किलोमीटर से बट इट इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 6 किलोमीटर, जहां का पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगेन द एरिया बियॉन्ड 6 किलोमीटर्स बट लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर्स, जहां की पॉपुलेशन जो है एक्सीड करती है 10 लाख से। तो ये सब जो है इस पूरे पैरामीटर के अंदर जो आ रहा है दैट इज बेसिकली व्हाट अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया में अगर कोई लैंड है तो वो कहलाता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है बेटा कैपिटल एसेट होता है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हम ये पढ़कर आ रहे हैं। तो इसके इस पैरामीटर के बियॉन्ड जो है दैट इज बेसिकली रूरल एरिया, और रूरल एरिया में लोकेटेड जो भी लैंड होता है दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कि कैपिटल एसेट ही नहीं होता है। एंड दैट वुड बेसिकली उस इमीडिएट लैंड पे होने वाली इनकम जो होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, राइट। सो एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 80,000 एज पर लास्ट सेंसस। अब देखो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 80,000 है जो 10,000 से ज्यादा एक्सीड कर रही है, बट ये जो 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर हमें 10,000 से ज्यादा वाला एरिया देखना था, ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, पर ये तो 3 किलोमीटर वाला एरिया हो गया। क्या ये मेरे इन पैरामीटर्स में फिट हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। एन एरिया विद इन 1.5 किलोमीटर्स लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी से जहां का पॉपुलेशन 12,000 है। देखो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है और वहां की पॉपुलेशन भी 10,000 से ज्यादा है। सो दिस इज फिटिंग इनटू द पैरामीटर। एन एरिया विद इन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी जिसका पॉपुलेशन 11 लाख है, तो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है, अप टू 2 किलोमीटर्स है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा। अब 10,000 से ऊपर है, कोई लिमिट तो लगाई नहीं है, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या है पैरामीटर में फिट आ रहा है।
an area within 8 kilometers from the local limit of a municipality and has a population of 10,50,000 as per the last census. So यहाँ पे this area is up to 8 kilometers जहाँ का population 10 लाख से ज़्यादा है, तो again that is falling into the parameters. So these three are basically the agricultural land that are located in urban area. तो वो urban agricultural land कहलाएंगे और urban agricultural land capital asset होते हैं बेटा, ठीक है. तो जो बच गए that is rural एरिया, और रूरल एरिया में लोकेटेड एग्रीकल्चर लैंड पे होने वाली इनकम मेरी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू. An area at a distance of 3 kilometers from local limits of a municipality and has a population of 80,000 per last census. You can refer section number 2 clause 1a. Right? Let's jump on to the next MCQ. Now we are approaching the difficult level of the MCQ regarding this particular chapter. So पढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, Mr. Neckinson, aged 43 years, provides the following income details of previous year 23-24. पर्टिकुलर्स हमें दिए हुए हैं. देखो कैपिटल गेन की इनकम जो है 112A वाली, और ये सारी इनकम एक हमें लाख इन लैक्स दी हुई है. दैट मीन्स दैट वुड बेसिकली बी मेकिंग right 1 crore 20 lakh. ठीक है, this would be 1 crore 10 lakh and this would basically be 5 crore 20 lakh. तो मेरी कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड अदर इनकम मुझे दी हुई है. व्हाट वुड बी दी टैक्स लाइबिलिटी किसकी? मिस्टर नेकिंसन की, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. तो हमें इनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पे ना हमें सरचार्ज पे जज किया जा रहा है. अब याद करो, क्या मेरी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ के ऊपर है? जी हाँ, ठीक है. तो क्योंकि मेरी अदर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटा के 5 करोड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे इस इनकम पे जितना भी टैक्स निकलेगा बेटा, मेरा 37% ऑफ इनकम टैक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा. एंड इन एनी केस सेक्शन 112A एंड 111A में मिलने वाले कैपिटल गेन की इनकम पे 15% से ज्यादा सरचार्ज एप्लीकेबल हो नहीं सकता. तो चलो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहां पर सबसे पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी आ जाएगी? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वुड बेसिकली बी 2.5 लाख, क्योंकि 860 से कम है, ठीक है. देन वी हैव 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज 12,500. देन वी हैव 5 लाख से 10 लाख पे एट द रेट ऑफ 20%, दैट वुड बी 1 लाख रुपी, ठीक है. अंडरस्टैंड. नाउ अबव 10 लाख हम सबसे पहले 5 करोड़ 20 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, अदर इनकम पे. ओके, सो यहां पर 10 लाख के ऊपर मतलब 5 करोड़ 20 लाख में से 10 लाख पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया. तो 5 करोड़ 10 लाख का, 10 लाख के ऊपर कितना है? 5 करोड़ 10 लाख है, उसका 30% कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 1 करोड़ 53 लाख रुपीज, राइट. Plus add 1 lakh plus add 12,500. So we are getting 1 crore 54 lakh 12,500. Plus I would be adding 37% surcharge. That is 57 lakh 2,625. That would give me 2 करोड़ 11 लाख 15,125. ये मेरा अदर इनकम का टैक्स आ रहा है. सेस मैंने अभी ऐड नहीं करा है, रीजन बीइंग मुझे मेरी कैपिटल गेन की इनकम भी निकालनी है. नाउ कैपिटल गेन की इनकम ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए. सो टैक्स एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख लिया जाता है. तो 1 करोड़ 20 लाख में से वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग 1 लाख, दैट इज 1 करोड़ 19 लाख का 10% हम लेते हैं. सो दैट वुड बेसिकली बी कमिंग 11 लाख 90,000 रुपीज. ठीक है, ये सरचार्ज का रेट लिखा है मैंने, ठीक है, 11 लाख 90,000 रुपीज. एंड 1 करोड़ 10 लाख का 15%, 1 करोड़ 10 लाख का 15%, दैट्स बेसिकली 16 लाख 50,000 रुपीज, राइट. सो ये कितना आ जाएगा? 11 लाख 90,000 रुपीज.
and 16,50,000 rupees, right? So that's basically coming as 28,40,000 rupees plus 15%. I would be adding what? Surcharge. So that would be 426, together giving me 32,66,000. ठीक है, 32,66,000. सो 32,66,000 जो है मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, प्लस 2,11,15,125. सो ये आ रहा है 2,43,81,125. नाउ स्टूडेंट्स, इफ गेटिंग कंफ्यूज्ड, ये मेरा अंडर सेक्शन 112A वाला है जो इन एक्सेस ऑफ 1,10% की रेट से टैक्सेबल होता है, एंड दिस इज बेसिकली अंडर सेक्शन 111A जो 15% की रेट से टैक्सेबल होता है. देन उस पे 15% सरचार्ज मैंने ऐड कर दिया है. नाउ आई वुड बी एडिंग 4% सेस. सो 4% दैट इज 9,75,245, राइट? So for a reason, 2,53,56,370. So we have been given answer 260.06 lakh, 253.68, 256.52 and 253.56. Okay, so we are getting 253.56. That is option number D as the right answer over here. Is this clear? चलो आ जाते हैं. हमारे अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जहां पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम का सरचार्ज हमसे चेक किया गया है, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष, जिनकी एज 65 ईयर्स है और वो रेसिडेंट है इंडिया में, और उनकी टोटल इनकम जो है हमें 3,20,00,000 रुपीज दी गई है. 3,20,00,000 में इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके सी 3,20,00,000 टोटल इनकम है बेटा, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 हमें 57 लाख दिया जा रहा है. फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, राइट? अंडर सेक्शन 112, तो 112 पे 20% की रेट से टैक्स लगता है. एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 112A, जहां पे इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% की रेट से टैक्स लगता है. एंड देन अदर इनकम आ रही है 1,98,00,000. नाउ सी अंडरस्टैंड, यहां पर हमारा सरचार्ज का कौन सा केस आ रहा है? व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में. नाउ अगर आप सरचार्ज की केसेस वाइज पढ़ रहे हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर देयर आर ओनली 4 केसेस की अगर आपका सरचार्ज जो है 10% की रेट से लगता है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ के अंदर अंदर है, इंक्लूडिंग योर डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ के अंदर अंदर है, इंक्लूडिंग योर डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो सरचार्ज 15% की रेट से लगता है ऑन द इनकम टैक्स. अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग योर डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर है, तो 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा, और डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जितना भी टैक्स आएगा उस पे 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता, राइट? नेक्स्ट इज लास्ट केस में, जब आपकी इनकम इंक्लूडिंग योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर है, और आप एक्चुअली देखते हो, बाइफिकेट कर लेते हो, अदर इनकम आपकी 2 करोड़ के अंदर अंदर आती है, तो क्योंकि ये 2 करोड़ के अंदर है 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा. एंड किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो 15% से ज्यादा सरचार्ज लग नहीं सकता. तो इन शॉर्ट यहाँ पे जितना भी टैक्स निकलेगा, पूरे टैक्स पे, पूरे इनकम टैक्स पे 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा, क्योंकि हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं. एंड यहाँ पर असेसी की एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में दैट डजंट मैटर. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आ जाएगी 3 लाख रुपए आ जाएगी. 3 लाख से 6 लाख पे 5% की रेट से, जस्ट सेकेंड, 15,000 रुपए. देन 6 लाख से 9 लाख पे 10% की रेट से 30,000 रुपीज. देन 9 लाख से 12 लाख पे 15% की रेट से 45,000 रुपीज. देन 12 लाख से 15 लाख तक 20% की रेट से, दैट्स बेसिकली 60,000 रुपीज
above 15 लाख एट द रेट ऑफ 30%. तो आपकी अदर इनकम पे मैं टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ 1,98 lakhs माइनस 15 लाख. सो 1,83 लाख का 30%, सो दैट इज 54,90,000 रुपीज. कितना? 54,90,000 रुपीज. सो ये आपका अदर इनकम का टैक्स आ जाएगा प्लस 1.5 लाख रुपए, राइट? सो दैट्स बेसिकली कमिंग एज 56,40,000 रुपीज. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो 57 लाख का 20%, 57 lakh का 20%, that is 11,40,000. and long term capital gain under section 112A in excess of 1 lakh, तो 64 lakh का 10% would be 6 lakh, 64 lakh, right? Yes, 6,40,000 rupees. So total मेरा टैक्स कितना आ रहा है? 56,40,000 plus 6,40,000. So that's 74,20,000 rupees. ठीक है, कितना? 74,20,000 rupees. प्लस 15% की रेट से आई वुड बी एडिंग सरचार्ज, दैट इज 11,13,000 रुपीज, राइट? सो दैट इज 85,33,000 प्लस 4%, so that is 3,41,320. So that is 88,74,320 rupees, right? So these are a little dense questions. These type of MCQ comes for almost 2 marks, ठीक है? So it requires a good amount of understanding of the tax rates. So again, हर चीज जो है लॉजिकली हर चीज को ध्यान में रख के आप करिए. हमेशा पूरे टैक्स पे देन सरचार्ज लगता है एंड देन सेस लगता है, ठीक है? सो यहाँ पे वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर एज 88,74,320. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. Right, so we have option number A as the right answer. Moving on with the next question. Miss Nisha, जिनकी एज 45 years है, ये नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है? For assessment year 24-25, she has the following income: long term capital gain on transfer of listed equity shares. STD has been paid on acquisition and transfer of the shares. Okay, ये मेरा long term capital gain है under section 112A. और अदर इनकम जो है मेरी 2,75,000 है. टैक्स लाइबिलिटी मुझे कंप्यूट करनी है मिस निशा की फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में. तो एक चीज ध्यान से समझो, डिफॉल्ट के अंदर चाहे रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, 60 ईयर से अबव है, 60 ईयर से कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपए की है. तो क्योंकि इनकी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से भी कम है एंड नाउ रेसिडेंट होते तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता, बट द पर्सन इज नॉन रेसिडेंट, तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा नहीं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ठीक है? और अब ये इनकम भी इनकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 7 लाख से ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है? तो 7 लाख से कम की इनकम पे आपको 87A का रिबेट मिलता है, बट दैट इज ओनली अवेलेबल टू दी रेसिडेंट इंडिविजुअल. सो यहां पर वो रिबेट भी नहीं मिलेगा. दूसरा 112A के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 112 है ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके अगेंस्ट 87A का रिबेट भी नहीं मिलता है. तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस of 1 lakh would be taxable at the rate of 10%. तो अगेन अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, रीजन बीइंग नॉन रेसिडेंट है, 87A का रिबेट मिलेगा नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, दूसरा नॉन रेसिडेंट भी है, दोनों ही रीजन है. तो यहाँ पर 1 लाख के ऊपर कितना है? 80,000 रुपए, इसका 10% 8,000 रुपए प्लस इस पे 4% we will be adding, so that would be 320. So we will be getting 8320 as the correct option. So option number A nil, 9,620, 5,720 and 8,320. So we have the correct answer as 8,320. Right, so you can refer section 115 BAC जो कि हमारा default tax regime है and 87A का rebate. Right, so with this we have completed all the MCQs that were covered in the basic concepts. I hope these questions are clear. Thank you so much students. Jai Shri Sham.